नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में अपने अध्ययन करने वाले हैं प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। किसके बारे में? प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में। आप थोड़ा सेशन है वो लंबा रहने वाला है क्योंकि बहुत सी जानकारी इसमें समाहित है जो अपने परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं को लेकर, कोई भी परीक्षा है सभी में राजस्थान करंट जो रिलेटेड प्रश्न है वो तो पूछे जाने हैं। तो बेहद उम्मीदा तरीके से अपने इस सेशन का अध्ययन करने वाले हैं और सेशन से अधिक जुड़िएगा। आइए ज़्यादा समय जाया ना करते हुए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए पहले बिंदु को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मां शारदा को नमन करते हुए कि जयपुर एयरपोर्ट देश के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, कौन से एयरपोर्ट को देश के सब 10 टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को। किसको दोस्तों? जयपुर एयरपोर्ट को। ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों ध्यान में रखना है वो यात्री भार के लिहाज से जयपुर एयरपोर्ट 12वें स्थान पर रहा है। कि दोस्तों यात्री भार कितना रहता है तो उसमें अपने 12वें स्थान पर है। सबसे ज्यादा यात्रियों में कहां से आते जाते परिवहन रहता है तो वहां से 12वें स्थान पर है। लेकिन व्यस्त की बात करें तो व्यस्तता बिजनेस में फ्लाइटों का आना जाना को लेकर तो उसमें अपने जो जयपुर एयरपोर्ट है वो 10वें स्थान पर रहा है। तो ये दोस्तों था अपना पहला बिंदु। सब जूनियर हैंडबॉल से राजस्थान बालक टीम ने जीता स्वर्ण पदक। सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया? तो दोस्तों इस 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन गंगरार चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? गंगरार चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग का खिताब राजस्थान टीम ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर जीता है। तो दोस्तों अपने को ध्यान में बस इतना ही रखना है। सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता वह कौन सी प्रतियोगिता थी? तो 38वीं प्रतियोगिता थी और इसमें इसका आयोजन है वो गंगरार चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन किया गया और राजस्थान की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित करते हुए इस मुकाबले में सफलता अर्जित की है। यह अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए MOU हुआ है। क्या है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी? आइए जानते हैं। राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड RISL और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर के बीच जयपुर के भामाशाह डेटा सेंटर में एक समझौता हुआ है। जो कब हुआ है दोस्तों? 22 फरवरी 2024 को इसमें हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति के तहत प्रदेश में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर में ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। आधुनिक ई-गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के उपयोग में पारदर्शिता, सुरक्षा बढ़ाना और राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के महत्वपूर्ण डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित समाधान विकसित करना है। कि दोस्तों कि जितने भी ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी है उनका पारदर्शिता रूप से उनका प्रयोग में लाई जाए, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि किसी प्रकार से हैकर्स उसमें दखल अंदाजी न करे। इस प्रकार इन तमाम सभी बिंदुओं को देखते हुए ब्लॉकचेन आधारित समस्या का प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। जो अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह है यह बिंदु, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जस्टिस M.A. श्रीवास्तव बने राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश। CJ कौन बने हैं? तो M.M. श्रीवास्तव अपने राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इन्होंने शपथ दोस्तों कब ली? तो 6 फरवरी 2024 को इन्होंने शपथ ली है। और इन्हें शपथ किस लिए दिलाई है? तो राज्यपाल कल्याण जी मिश्र ने इन्हें शपथ दिलाई है और ये अपने CJR बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें कौन से दोस्तों? 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के बाद न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। हुआ क्या दोस्तों? ये जो पहले जॉर्ज मसीह जी थे इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के बाद अपने राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हुआ? रिक्त हो गया।
वह पद रिक्त होने पर सबसे जो वरिष्ठ थे अपने MM श्रीवास्तव थे न्यायाधीश, उन्हें क्या बनाया गया, कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाने के बाद अब इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी देश के अन्य हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। विजय बिश्नोई जी को गुवाहाटी में हाई कोर्ट में इन्हें नियुक्त किया गया है और अरुण बंसाली जी को देश के सबसे बड़े कोर्ट, देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट इलाहाबाद में इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो देश का, इसके साथ एक और प्रश्न अपने को जानने को मिला है कि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जहां अरुण बंसाली जी वर्तमान में क्या है, चीफ जस्टिस हैं। क्या है दोस्तों, चीफ जस्टिस हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अपने साइलेंट पॉइंट की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, कमलकांत जी वर्मा रहे थे। कौन रहे थे, कमलकांत जी वर्मा। और राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान में जो न्यायाधीशों की स्वीकृति है वो कितनी है दोस्तों, 50 है। और आप कमेंट बॉक्स के सभी मेरे प्रिय साथी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो अपना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो सभी मेरे प्रिय साथी जरूर बताएंगे, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर तरीके से अपन सीख पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। जोश और जुनून को बरकरार रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मगन रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आइए दोस्तों, इसी मुस्कान के साथ अपने नेक्स्ट फैक्ट को पढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुनीलाल ग्रासिया निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और बात करें दोस्तों कि सोनिया गांधी जी हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, और मदन राठौड़ और चुनीलाल ग्रासिया जी निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए हैं और राज्यसभा में 6 वर्षों तक अभी अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। राजस्थान की राज्यसभा की 10 में से 3 सीटों पर अभी क्या हुए थे, रिक्त हो गई थी। 20 फरवरी 2024 को निर्विरोध इन पर संपन्न हुआ, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने निर्वाचित सदस्यों की घोषणा की, जो कि आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों वह कौन सी 3 सीटें थी जहां वो खाली हुई है, किस कारण हुई है, तो राज्य की जिन 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो अपने राज्यसभा सांसद थे। भूपेंद्र यादव भाजपा के कार्यकाल पूर्ण होने पर 3 अप्रैल 2024 को तथा भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के विधायक चुने जाने के बाद दिसंबर 2023 में सदन से त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हुई थी। इस प्रकार 3 सीटें अपने क्या हुई गई थी, रिक्त हो गई थी, जिनमें 2 सीटों में तो क्या कार्यकाल पूरा हो गया था और किरोड़ीलाल मीणा जी के अपना विधायक चुने जाने पर इन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो इस 3 सीटों पर अभी निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए हैं और वे उनमें से सोनिया गांधी जी हैं, चुनीलाल ग्रासिया जी है, मदन राठौड़ जी है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सोनिया गांधी जी, चुनीलाल ग्रासिया जी और मदन राठौड़ जी के बारे में अपने को ध्यान में। प्लेस ऑन व्हील पर डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है कि अपने डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लेस ऑन व्हील में कर सकते हैं। और इसमें भिन्न सारे इस प्लेस ऑन व्हील को अवार्ड मिल चुके हैं 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में। और ये अवार्ड हैं ट्रैवल एंड लेजर्स ऑफ बेस्ट वेडिंग अवार्ड, ट्रैवल एंड लेजर्स बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड, आउटलुक ट्रैवल अवार्ड समारोह बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग अवार्ड। इस प्रकार अवार्ड से इन्हें नवाजा भी जा चुका है। तो 2019 में, 20 में, 21 में, 23 को प्रदेश को, अपने राजस्थान को इस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, तो दोस्तों यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। तो कहां पर है, बीकानेर जिले में है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और धर्म गार्जियन है दोस्तों, वो किन किन के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य होता है। तो जापान की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। और अपने भारत की ओर से जिस सेना दल के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया वो राजपुताना राइफल्स के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। और यही युद्धाभ्यास हुआ।
कौन सा था दोस्तों इसका संस्करण? 5वां यह संस्करण था। अभ्यास धर्मगार्जन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज बना नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज क्या बन चुका है? नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर दोस्तों बन चुका है। इसके बारे में अपन जाने। अंगदान की ऑनलाइन शपथ में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद अब प्रदेश में अंगदान करने को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है, जहां पर ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति के बाद 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। यह प्रदेश का 58वां अंगदान है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की ओर। जयपुर साहित्य उत्सव 2024। जयपुर लिटरेचर फेस्टिव क्या है? जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1 से 5 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का? तो ये 17वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया। किसने किया? दिया कुमारी जी ने किया। कहाँ पर दोस्तों? तो जयपुर के होटल क्लार्क्स में इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 1 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। इस दोस्तों समारोह में 550 लेखक व वक्ता कलाकारों की उपस्थिति रही जयपुर लिटरेचर फेस्टिव में। और जो अपने उल्लेखनीय बिंदु है वो है दोस्तों, जयपुर लिटरेचर फेस्टिव दौरान अमीश त्रिपाठी जी को दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2 फरवरी 2024 को दिया गया है। अमीश त्रिपाठी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2000 अवार्ड मिला है। कब दोस्तों? 2 फरवरी 2024 में। इससे पहले ये अवार्ड किसे मिला था? तो इरशाद कामिल को बना था। ये क्या थे? एक सिंगर थे। इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। राजस्थान टूरिज्म को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार भी मिला है। राजस्थान टूरिज्म को कि सर्वश्रेष्ठ डिजाइन सजावट का पुरस्कार किसे मिला है? तो राजस्थान टूरिज्म को मिला है दोस्तों। ये अपने को ध्यान में रखना है। ओटीएम आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट एशिया में अग्रणी ट्रेड शो है, जिसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 8 से 10 फरवरी 2024 को किया गया था। और मुंबई ओटीएम के समापन पर पुरस्कार समारोह में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी की मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुई थी। और राजस्थान को इसमें सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के रूप में इसे अवार्ड दिया गया है। करौली में मिले लोहे अयस्क के बड़े भंडार, ये अपने को ध्यान में रखना है। करौली में दोस्तों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट लोहे की मुख्यतः 4 प्रकार की किस्में होती है, और जिसमें से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इन 2 किस्मों के दोनों के संकेत अपने कहाँ मिले हैं? करौली में मिले हैं। हिंडौन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा, लिलोटी, यहाँ पर 840 मिलियन टन से अधिक डिपॉजिट यहाँ पर लोहे अयस्क के भंडार होने की संभावना है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इन क्षेत्रों को अपने से पूछा जा सकता है। हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। इलेक्ट्रिक जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, उनको अपनाने में देश में राजस्थान कितवें स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो पहले स्थान पर असम है। और अपने कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों याद रखने वाला बिंदु है वो है अलवर, जयपुर, दौसा। अलवर, जयपुर, दौसा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा मिलाकर कुल 607.66 वर्ग किमी क्षेत्र सरिस्का में शामिल किया गया है। जो इस सरिस्का अभ्यारण्य का जो पहले तो 12-13 वर्ग किमी था, यानी 1213 इसका कुल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब 607.66 वर्ग किलोमीटर इसमें ऐड किया गया है, और अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1820 वर्ग किलोमीटर इसका हो गया है। ओम आकृति वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन। ओम आकृति वाले विश्व के सबसे पहले शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पाली जिले में। कौन से दोस्तों में? पाली जिले के जाड़न में। पाली जिले के जाड़न में विश्व के पहले ओम आकार के योग मंदिर का उद्घाटन
19 फरवरी 2024 को किया गया है। इस मंदिर को 1995 में बनाया जा रहा था और अब इसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा है वो की जा चुकी है। दोस्तों जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या विशेष है। इस मंदिर में 4 मंजिलें, मंदिर में कुल 108 पिलर हैं। धौलपुर के बंसी पहाड़ से इसे बनाया गया है। शिव नाम की 1008 प्रतिमाएं हैं, 108 कक्ष बनाए गए हैं, 7 ऋषियों की समाधि भी है। मंदिर का शिखर कितना फीट है तो 135 फीट है मंदिर का शिखर ऊंचा है। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम आकृति वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के पाली जिले में जाड़न में उसका उद्घाटन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच MOU है, ये इतना कोई विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। 46 किमी के इस एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन 16 फरवरी 2024 को किया गया है। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे के बोली से कुशंतला सेक्शन का उद्घाटन होने से स्वयं उदयपुर सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये दोस्तों अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं जिसके बारे में अपन ने जाना है। राजस्थान के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार अभ्यास का विश्व रिकॉर्ड कि दोस्तों 15 फरवरी को 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने क्या किया था, सूर्य नमस्कार किया था। और राजस्थान के विद्यालयों में प्रत्येक छात्र ने सूर्य नमस्कार किया था और इस सूर्य नमस्कार अभ्यास का क्या बन चुका, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने रखी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला। प्रधानमंत्री जी ने क्या रखी दोस्तों, 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला 16 फरवरी 2024 को रखी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर के बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नौखरा और सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। करनीसन भटियान बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई उसी दिन मोदी जी के द्वारा। 300 मेगावाट की ये भाटियान उसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसके बारे में अपन अभी पढ़ चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दोस्तों, ऊपर लिख लीजिए। राजस्थान के नए महाधिवक्ता, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बने हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का नया महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 3 फरवरी 2024 को अपना कार्य ग्रहण किया है। और यह प्रदेश के 19वें महाधिवक्ता बने हैं। कौन से, 19वें। और इन्होंने किन का स्थान लिया है, तो इन्होंने महेंद्र सिंह सिंघवी का इन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। पूर्ववर्त अशोक गहलोत सरकार में महामहिम रहे सिंघवी ने सरकार बदलने के साथ ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी राजस्थान के नए महाधिवक्ता बने हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है, जिनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य के महाधिवक्ता यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 165 के तहत। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता है, यानी ज़्यादा चूंचपाड़ करेगा तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसे हटा सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो 1957 में बने थे जीजी कासिलीवाल। जीजी कासिलीवाल ये क्या थे, अपने राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख विधि संबंधी सलाह कार्य करने व राज्य के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने व सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। यह अपने आप में एक विशेष बात है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते उसे विशेष अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। और राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। दौलतराम वेद, दौलतराम वेद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 6 मार्च 2024 को
दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। वेद का रंगमंच पर हर स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर स्टेज लाइटिंग में इन्होंने देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किया है और साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से दौलत राम वेद को नवाजा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद जैन, महावीर प्रसाद जैन ये पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक थे दोस्तों, पहले जो भाजपा नेता थे। इनका क्या हो चुका, 24 फरवरी 2024 को इनका निधन हो चुका है। पंकज भंडारी, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी पंकज भंडारी को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष 15 फरवरी 2024 को मनोनीत किया है। भंडारी कार्यभार संभालने की तिथि से सेवानिवृत्त तक इस पद पर रहेंगे। तो रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पंकज भंडारी जी को नियुक्त किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के पुत्र हैं कौन दोस्तों? वैभव गहलोत। इन्होंने राजस्थान क्रिकेट संघ से क्या दे दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। मोबाइल वेटनरी दोस्तों, मोबाइल वेटनरी क्या है? मोबाइल वेटनरी यानी पशुओं के लिए एम्बुलेंस। इसका हेल्पलाइन 1962, इसी के साथ 21 ये मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एम्बुलेंस है, इनका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा संचालित की गई है। हरी झंडी दिखाकर इसे 24 फरवरी 2024 को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। तो मोबाइल वेटनरी के हेल्पलाइन क्या है? 1962। ये अपने को ध्यान में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है अपने लिए, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा। मरु महोत्सव, इससे पूर्व अपने बीकानेर महोत्सव के बारे में जानना था, ठीक है। मिस बीकाना, मिस्टर बीकाना के बारे में पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अब अपने मरु महोत्सव के बारे में पढ़ने हैं, इसमें भी सभी तथ्य है वो इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव का आयोजन दोस्तों 21 से 24 फरवरी को पोखरण जैसलमेर में आयोजन हुआ और इसमें विभिन्न सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए, जिसमें मिस मुमल पारुल विजय को चुना गया, मिस डेजर्ट श्रीकांत व्यास, मिस पोखरण अंतिमा खत्री, मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगानी, मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर। ये रट्टा मार लेना दोस्तों, कोई ट्रिक बनाकर इनका रट्टा मार लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस मुमल पारुल, मिस्टर डेजर्ट श्रीकांत व्यास, मिस पोखरण अंतिमा खत्री, मिस्टर पोखरण अभिषेक छंगानी, मिसेज जैसलमेर मरुधर कंवर। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों माही महोत्सव का आयोजन भी 15 से 17 फरवरी 2024 को किया गया। माही महोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जो 100 आइलैंड यानी 100 द्वीपों के शहर से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है। वहां पर इसका आयोजन किया गया। मिस्टर माहिर रहे हर्षवर्धन सिंह राठौड़। हर्षवर्धन सिंह राठौड़ क्या रहे? मिस्टर माहिर रहे। और मिस माहिर रहे वो खुशी मराठा, बागीदोरा की रही खुशी मराठा। ये अपने आप में विशेष हैं। तो दोस्तों इन्हें आप जरूर अपने टॉप ऑफ पेज नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो नागौर के मानासर में इसका आयोजन किया जाता है। 10 से 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इस मेले में जो मुख्य रहता है वो नागौरी नस्ल के बैलों की बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या होती है? बिक्री होती है। रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर मानासर में। माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल अमावस्या तक यह मेला बढ़ता है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे जो शीर्ष स्थान पर है वो दोस्तों कौन सा है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे निम्न स्थान पर है वो कौन से है? श्रीगंगानगर है। गुलाब कठारी जी, गुलाब कठारी जी ने अभी हाल ही में कुछ पुस्तकों का विमोचन किया है, द सोल ऑफ इवोल्यूशन कम्युनिकेशन और गहने क्यों पहने। इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड बुक फायर में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 16 फरवरी 2024 को किया गया। इसमें इन दोनों बुक का क्या किया गया? विमोचन किया गया है। महाराजा सूरजमल जयंती, महाराजा सूरजमल जी की जयंती कब थी? 13 फरवरी को 2024 को इनकी जयंती मनाएगी और यह 317वीं जयंती थी। गायत्री राठौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रैवल मार्ट समारोह में आयोजित राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को 23 फरवरी 2024 को नारी शक्ति सम्मान से प्रदान किया गया है। नारी शक्ति सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो गायत्री राठौड़ को नवाजा गया है। तो ये क्या है? राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौड़ जी।
और ये साटेक है, इस साटेक के बारे में अपन जान लेते हैं। साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म 22 से 24 फरवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। यह साटेक का 31वां संस्करण था और अवार्ड का यह 6ठा एडिशन था। साटे में राजस्थान पर्यटन वर्ष 2016 में इसमें भागीदारी कर रहा है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव। प्रदेश में राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान सीरी जयपुर के परिसर में 26 से 28 फरवरी 2024 को किया गया। राजस्थान विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, युवाओं और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए जा सके। यह इनका प्रमुख दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। लखपति दीदी सम्मेलन। लखपति दीदी सम्मेलन दोस्तों बनेश्वर धाम डूंगरपुर में 14 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया और इसका जो आयोजन है वो राजविका के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका अध्ययन अपने विस्तृत रूप से पूर्व के वीडियोस में कर चुके हैं कि लखपति दीदी सम्मेलन क्या है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और कब से इसका आयोजन प्रारंभ, इसकी संपूर्ण जो डिटेल है वो अपने पहले जानकारी अर्जित कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजविका की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत आयोजित इस महिला सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ स्वयं सहायता समूह की सदस्य गीता देवी से हस्त निर्मित तीर कमान भी खरीदे। केंद्र सरकार ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। लखपति दीदी सम्मेलन क्या है दोस्तों? लखपति दीदी जो है कि दीदियों को, सभी माताओं बहनों को क्या बनाना है? लखपति बनाना है। उन्हें किसी न किसी कार्य से जोड़ना है और वह एक अपना छोटा उद्यम स्थापित कर सके और वह क्या किसी कुछ धन अर्जन कर सके, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। इस प्रकार उन्हें लखपति बनाना है। इस योजना को लेकर उसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल? 3 करोड़ महिलाओं का टारगेट लेकर केंद्र सरकार आशान्वित है और लगातार कार्य कर रही है। यह है अपना लखपति दीदी प्रोजेक्ट। रेखा वैष्णव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए पाली की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका रेखा वैष्णव विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च 2024 को आयोजित होने वाले विश्व युवा महोत्सव में इन्होंने क्या किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और दोस्तों अपने पहले करौली में लोहे अश्य के भंडार पड़े थे और अपने बांसवाड़ा के जगतपुरा भूखिया में क्या मिले हैं? सोने के गोल्ड के माइंस भी स्थापित होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर 14 किलोमीटर विपुल क्षेत्र में सोने के विपुल भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। उसको लेकर वहाँ पर गोल्ड माइंस स्थापित की जा रही है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। पहले अपने अमीश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ा था, अब अपने पढ़ रहे हैं आलोक त्रिपाठी के बारे में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति 14 फरवरी 2024 को नियुक्त किया है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तिथि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान में रखना है। पंडित लक्ष्मण भट्टेलंग। पंडित लक्ष्मी भट्टेलंग का 10 फरवरी 2024 को भी हाल फिलहाल इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और इन्हें वर्ष 2024 में जयपुर के ध्रुपद गायक थे ये, इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया था। 25 जनवरी 2024 को इन्हें क्या कहे? पद्म श्री से नवाजा गया था और ध्रुपद ये गायक थे जिनका अभी हाल फिलहाल क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। स्वर्णिम राजस्थान अभियान। स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ 10 फरवरी 2024 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 10 फरवरी 2024 को। और इसके तहत स्वर्णिम राजस्थान, जल जन अभियान, श्री अभियान और गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान, इसके तहत 4 अभियान भी क्या किए गए हैं? शुरू किए गए हैं, जो मैंने आपके साइड में नोट कर रखे हैं। ये अभियान स्वर्णिम राजस्थान अभियान के तहत शुरू किए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ब्रेसिका सम्मेलन। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन दुर्गापुरा में 7 से 9 फरवरी 2024 को आयोजन इनका किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के 176 से अधिक वैज्ञानिक इसमें भाग लेने।
कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में अखिल भारतीय गेहूं सुधार परियोजना के तहत कई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें से राजस्थान 377 सबसे पुरानी किस्म है। बाउंस ऑफ जॉय। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम 5 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है कि समग्र विकास को बढ़ावा देने के जुनून के साथ विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध प्रशिक्षकों का एक विशेष कैडर तैयार करना है। ये दोस्तों कुछ ऐसे विशेष कैडर तैयार होगा जो कि क्या कर सके, विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सके। ठीक है, अच्छे तरीके से उनका अध्ययन को लेकर, उनका सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक रूप से उनको अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने को लेकर ये बाउंस ऑफ जॉय चलाया जा रहा है। नेक्स्ट जो फैक्ट है दोस्तों वो है अपना इंडिया स्टोन मार्ट। 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। यह दोस्तों इसका 12वां संस्करण था। 948 व्यापारिक बैठकें हुई। 150 से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी भागियों ने 189 मशीनरी व टूल्स एग्जीबिटर्स इसमें भाग लिया। यह स्टोन मार्ट हुआ था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का विवरण कर रबी, खरीफ और सभी फसलों के मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ 2 फरवरी 2024 को किया गया। अभियान के तहत कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी वितरण कर पूरे देश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर 2 से 29 फरवरी तक किया गया। तो दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। राज्य में आर्द्र भूमि। राज्य में कितनी वेटलैंड्स भूमि है? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को नम भूमि दिवस बनाया जाता है। तो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 75 आर्द्र भूमियों को संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। राज्य में 2 रामसर स्थल सांबर झील और केवलादेव हैं जो विश्व पटल पर अंकित है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों को बढ़ाना हेतु मेनार तालाब उदयपुर, चांदलाई जयपुर, खिंचन जोधपुर, कानवास पक्षी बिहार कोटा, लूणकंसर बीकानेर के प्रस्ताव तैयार कर वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय बनाने की भेजने की अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों किसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनार तालाब को, चांदलाई को, खिंचन जोधपुर को, कानवास पक्षी बिहार कोटा को और लूणकंसर बीकानेर का भी क्या बनाया जाए, नम भूमि बनाई जाए, रामसर स्थल बनाए जाए, ऐसा प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा की है। राज्य सरकार द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप से नामित करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंकित भारद्वाज जी। युवा एवं खेल मंत्रालय के स्वायत्तशासित संस्थान नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा अभी हाल ही में राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर के अंकित भारद्वाज ने क्या किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। वीर ब्रह्मदेव कानड़ देव चौहान के सुपुत्र जालोर से ये बिलोंग करते हैं। और दिल्ली सल्तनत को अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले जालोर के शासक कानड़ देव के पुत्र ब्रह्मदेव की अष्ट धातु की प्रतिमा टुंकाली पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। 2000 किलो की है 18 फीट ऊंची अश्व पर ब्रह्मदेव की इस अष्ट धातु प्रतिमा का निर्माण फकीर चरण परिड़ा ने किया है। और यह प्रतिमा अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कानड़ देव की सेना के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की यादगार में बनाई गई है। इस युद्ध में जालोर के शासक ब्रह्मदेव ने खिलजी की सेना को दिल्ली भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। और इसी जोश और जुनून और उत्साह को लेकर वीर ब्रह्मदेव की अष्ट धातु मूर्ति बनाई गई है टुंकाली पहाड़ी पर, जो स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों ये था राजस्थान विशेष, जिसके बारे में अपने पढ़ा और सभी तमाम बिंदुओं को पॉइंट द पॉइंट अपने पढ़ा है। तो कैसा लगा आपको आज का अपना सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अभी जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन को लेकर उपस्थित होने वाला हूँ। इसी के साथ जोश जुनून बनाए रखिएगा और आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।